अल शिफा हॉस्पिटल में लगातार कई दिनों तक 2 हफ्तों से ऊपर इजरायली सेना ने कब्जा किया और अब बाकी उसने अब विड्रॉ कर गई। और जो सिनारियो सामने आया है वो बिल्कुल इतना भयंकर है, इतना हृदयवर्धक है कि हम बयान नहीं कर सकते। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज थोड़ा सा दिल गमगीन भी है। मैं अभी भी दिल्ली में हूं, लेकिन ये जो फिलिस्तीन से खबरें आ रही है, हालांकि फिलिस्तीन रेजिस्टेंस की मार मैं जैसे बताऊंगा अभी आपको वो दुगनी हुई है, लेकिन जो एक एक जो कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी कह लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी जो अपना दायित्व नहीं निभा रही है, उस पर ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन होगा। और लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन को हम पॉजिटिव में बदल सकते हैं अगर हम पॉइंटेड सवाल इंटरनेशनल कम्युनिटी से पूछें और उनको हम घेरने की कोशिश करें, खासतौर पे सोशल मीडिया में। अब देखिए, सवाल यहाँ पर यह है कि अल शिफा हॉस्पिटल में इजराइल ने कहा कि हमास के लोग हैं। बीच में खबर आई कि 800 लोग हमास के उसमें गिरफ्तार हो गए हैं और 1500 लोग मार दिए गए। मालूम चला बाद में कि वो सब के सब सिविलियंस थे। और आज जब इजराइल सेना अल शिफा से विड्रॉ की है, तो जो वहां पर लाशों का मंजर है वो इतना खतरनाक है। मतलब जैसे आपको याद होगा, कोविड में एक खबर आई थी कि जब गाजीपुर और ईस्ट यूपी में बहुत सारी लाशें मिली थी एकदम से गंगा किनारे, बीबीसी की रिपोर्ट थी। तो वो उस तरीके का सिनारियो है कि मतलब लाशें बिछी हैं, वो उनको दफनाए भी ठीक से, ऑब्वियसली मार के उनको डाल दिया गया है, उनकी गिनती भी अभी ठीक से नहीं हो पा रही है। अब देखिए, ये जो एक चीज है, इसमें अब इजराइल एक और चीज कर रहा है कि करीब 16% जो गाजा स्ट्रिप है उसको बफर जोन बना रहा है कि इजराइल और गाजा के बीच में 16% हम बफर जोन हम बना रहे हैं जहां पर हमारा कब्जा होगा। पहले तो इजराइल लेकिन कह रहा था कि उसका पूरे गाजा पे कब्जा होगा। अभी 16% पे कब्जे की क्या बात है। अब आप देखिए कैसे इनके, और यहीं पर देखिए वो जो फ्रस्ट्रेशन की बात मैं कर रहा था वो कैसे पॉजिटिव में तब्दील होता है। यहीं पर इनकी कमजोरी दिख रही है, क्योंकि आप गाजा स्ट्रिप पूरा कंट्रोल करने की बात कर रहे थे, राफा ऑफेंसिव आप पूरी तरह से लागू करने को तैयार थे। अभी तक आप राफा ऑफेंसिव नहीं लॉन्च कर पाए हैं। यूएस जो आपका सबसे अच्छा एलाई है, उसने सिक्योरिटी काउंसिल में एब्सटेन किया। आपके खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन आ गया है कि भाई जल्दी से जल्दी लड़ाई समाप्त करो। अब सवाल यह है कि इजराइल अब कह रहा है कि हम 16% बफर जोन बना ले। ये सब देखिए स्टॉलिंग, ये सब टालने की, स्टॉल करने की टैक्टिक्स हैं। इजराइल के अंदर जो सिचुएशन है उसमें अगर आप देखिए तो जो इजराइल में, जैसे मैंने विद्रोह की बात आपको बताई, इजराइल के अंदर बहुत चर्निंग चल रही है। एक बड़ा हिस्सा धीरे धीरे नेतन्याहू के खिलाफ हो रहा है। फिर से जो तेल अवीव में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, जेरूसलम में भी डेमोन्स्ट्रेशन हुए। जेरूसलम में वहां पर भी जो इजरायली जो ऑफिस हैं और जो इस तरह से जो इजरायली गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके अंदर इजरायली घुस गए और उनको बंद करने की धमकी दी। उसमें कन्फ्रंटेशन हुआ, क्लैशेस हुए, कई लोगों को चोटें आई हैं। ये देखिए पहली बार जब से 7 अक्टूबर के बाद ये स्थिति आई है जब कई इजरायलियों को अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने में चोटें आई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न मीडिया आपको बताएगा कि इजराइल की 80% जनता जो है वो गाजा की लड़ाई की फेवर में है। 70% लोग कह रहे हैं कि नहीं और आगे ये करना चाहिए। ये बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि जो इजराइल के जो एक्चुअल जो पोलिंग है, जो इजराइल का हिब्रू मीडिया कर रहा है, उसमें नेतन्याहू, अगर आज इलेक्शन हो जाए तो नेतन्याहू 12%, उनकी पार्टी 12% वोट जीतेगी। तो जब ये स्थिति है तो फिर आप कहां से वो 80% और 70% वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं। सही मायने में इजराइल में इस समय 50-50 स्प्लिट है कायदे से वॉर को लेके, और एक 50%, पहले तो खैर कुछ भी नहीं था, आज 50% लोग इस लड़ाई को रोकने के पक्ष में हैं और वो उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी बात जो देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे जो इजराइल घिर रहा है, इंग्लैंड में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है। यूके में डेविड कैमरॉन, वहां के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो इस समय फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक यूके में एक चीज होती है लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस वहां क्या होता है, बाइंडिंग होती है। तो वहां पर लीगल एडवाइस इनको मिली है फॉरेन डिपार्टमेंट को कि इजराइल इज वायलेटिंग इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। फिर से मैं कहूंगा, इजराइल इज वायलेटिंग इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। लीगल एडवाइस इनको ये मिल गई है कि इजराइल इज वायलेटिंग। अब इसको ये खोल नहीं रहे, क्योंकि जिस दिन ये ओपन करेंगे
ओपन तो करना होगा आज नहीं तो कल। ओपन जिस दिन करेंगे उस दिन तत्काल इजराइल को सारे जितने भी आर्म्स सेल हैं, जितनी भी इस तरह की चीजें हैं, यूके को तुरंत रोकनी पड़ेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां के जो वहां का विपक्ष है उसने इस बात को साफ कहा है और इसको डेविड कैमरून जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने नकारा नहीं। तो ये बहुत हद तक संभव है कि यूके जो है वो जल्दी से जल्दी इजराइल के ऊपर आर्म्स एम्बार्गो लगा सकता है। जर्मनी ने लगातार इस तरह से चेतावनी दी है। जर्मनी बहुत बड़ा सपोर्टर इजराइल का और लगातार उसने आर्म्स भेजे हैं, उसको सारी चीजें भेजी, लेकिन जर्मनी की ये हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो आगे इजराइल के सपोर्ट में खड़ा हो सके। और उन्होंने उनके भी फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं उनका भी बयान है, उन्होंने कहा है कि हम लोग अभी सिचुएशन को देख रहे हैं, अगर राफा ऑफेंसिव हुआ तो हम इजराइल को एड बंद कर देंगे। अब इजराइल क्या है कि धीरे धीरे वो इंटरनेशनली आइसोलेट होता जा रहा है। यूएसए ने एक तरह से सिग्नल कर ही दिया है कि वो बहुत हद तक इजराइल के साथ बहुत सारे मामलों में नहीं है। फिर भी हम कहेंगे कि वेस्ट और यूएस फिर भी इजराइल के साथ इस तरह से है कि इजराइल को रोक नहीं रहा है। अगर देखिए पीस कीपिंग फोर्स की बात हुई, ये हुआ कि अरब देशों की भी पीस कीपिंग फोर्स बनेगी, लेकिन ये सब एक एक दिन की खबरें बन के खत्म हो जाता है। एक्चुअली मुझे जो लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये नेतन्याहू को छूट दे रखी है। नेतन्याहू को ये बाकायदा छूट दे रखी है कि तुम गाजा में अभी कुछ दिन और रमजान, देखिए रमजान खत्म होने के बाद उधर से भी फिलिस्तीन रेजिस्टेंस की तरफ से भी एक बड़ा इनिशिएटिव आने वाला है। हो सकता है 7 अक्टूबर जैसी स्थिति हो, और अगर वहां पर रमजान के बाद इजराइल की तरफ से भी एक बड़ा इनिशिएटिव आ रहा है, जो उसने जो फौजें वापस की हैं गाजा से उनको रीट्रेन करके हो सकता है कि हिजबुल्ला और इधर राफा पे साइमल्टेनियस अटैक इजराइल करे, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि जो हिजबुल्ला की लाइन है कि भाई हम वहां पर नॉर्थ इजराइल में हम जो काम कर रहे हैं, लगातार जो हम इजरायली सोल्जर्स को मार रहे हैं, तो ये साउथ इजराइल में, गाजा साउथ इजराइल में है, तो गाजा में हमास की मदद कर रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पर इजरायली सेना का एक बड़ा हिस्सा नॉर्थ में ऑक्यूपाइड है हिजबुल्ला से। तो साउथ गाजा में वो उस तरह से एम्प्लॉय नहीं कर पा रहे हैं अपनी फोर्सेस को। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि बहुत सारी फोर्सेस तो इन्होंने डिप्लॉय की थी उस समय भी जब हिजबुल्ला मार रहा था, लेकिन जनवरी फरवरी तक आते आते सबको विड्रॉ कर लिया। अब ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि ये बात सही है कि हिजबुल्ला ने उधर जो फ्रंट खोला है उससे हमास को मदद मिली है, लेकिन उसमें इजराइल का जो पूरा गेम प्लान है कि वो एक साथ, क्योंकि इसने देखिए साउथ लेबनान में बॉम्बिंग दुगनी कर दी है, सीरिया में आपको बताया था, सीरिया में दमास्कस में कभी भी इस तरह से नहीं हुआ, उसमें दमास्कस में बॉम्बिंग हुई। फिर एलेप्पो जो कि करीब 60-70% वहाँ की सीरियन गवर्नमेंट के हाथ में, जो कि प्रो हमास है सीरियन गवर्नमेंट और प्रो ईरान है, प्रो रशिया है, तो वहाँ पर जो है सीरियन गवर्नमेंट ने वापस जवाब दिया, सब कुछ हुआ। इजराइल ने जो बॉम्बिंग सीरिया तक कर रहा है, इसके पीछे इसका लॉजिक यही, एक बार ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को इजराइल ने ये कहा है कि हमें एक मौका और दो, हम पूरी तरह से हम हमास को ख़त्म कर देंगे। या अच्छा, हालांकि इसमें अमेरिका की, यूके की, वेस्ट की बहुत सारे लगातार इसमें स्टेटमेंट्स आ चुके हैं, और सिक्योरिटी एनालिस्ट के, CIA के फॉर्मर लोगों के, कि तुम हमास को ख़त्म नहीं कर सकते हो, हमास को ख़त्म करना संभव नहीं है, हमास की बहुत बड़ी फोर्स इंटैक्ट है। लेकिन यहीं पर इजराइल एक साइकोलॉजिकल गेम खेलता है और वो कहता है कि नहीं, हमने देखिए इतने लोगों को मार दिया, अब इतने लोग रह गए, और पता करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक भारी फोर्स हमास की अंडरग्राउंड है, वहाँ पर टनल वॉरफेयर की स्थिति है। एक चीज़ और चौंका देने वाली खबर आई है कि हमास जो है वो सीधे जो बैटल फॉर्मेशन है, आमने सामने की लड़ाई, उसकी भी वो तैयारी कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इजराइल में राफा में अगर इजराइल ने IDF ने भारी संख्या में सिविलियंस पे अटैक किया और खुल के अटैक किया ओपन फॉर्मेशन से, और कई तरफ से गोली चलाई, तो हमास के लोग ऊपर आके उनको एक काउंटर अटैक करेंगे, और काउंटर अटैक करके वो भारी से भारी इजरायलियों को वहाँ पर मार गिराएंगे। मेरी जो खबर है
और जो कहीं किसी भी आपको प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी, वो ये है कि हमास की प्लानिंग है कि कम से कम 5 से 7 हजार इजरायलियों को राफा में मार गिराया जाए, एक बहुत बड़ी घटना की जाए। 7 अक्टूबर का भी बाप जो हो, 7 अक्टूबर में तो मान लीजिए 319 321 ऐसे ही इजरायली सैनिक मारे गए थे, बाकी सिविलियन जो कि खुद इजराइल ने क्रॉस फायरिंग में मारे अपने सिविलियंस। इस बार जो प्लानिंग है हमास की कि 5 से 7 हजार राफा में लोगों को हम मार सकते हो, उसके लिए नए हथियार बनाए जा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को कि नए हथियार, इस पे कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि किसी को सूट नहीं करता है। नए जो हथियार हमास बना रहा है वो इस तरीके के हथियार हैं जो टनल वॉरफेयर को तो सूटेड ही है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में भी वो जा सकते हैं। और जो ट्रेनिंग हमास का वो हिस्सा, जो भी 50-60 हजार हमास के फाइटर्स हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा तो टनल वॉरफेयर में और रॉकेट वॉरफेयर में ट्रेंड है, गुरिल्ला वॉर के एक जिसको अगर मतलब उस तरह से कहा जाए गुरिल्ला वॉर। लेकिन जो स्टैंडर्ड वॉर है, जो नॉर्मल वॉर है, उसमें भी एक बड़ा हिस्सा ट्रेंड है और लोग कहते हैं उसकी संख्या 10 से 20 हजार है। इस बारे में कोई नहीं लिख रहा है। मतलब आप सोचिए, गार्जियन जैसे, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये लोग भी इस बारे में नहीं लिख रहे। तो जो हमास के पास एक आमने सामने की लड़ाई के 10 से 15 हजार उसके पास वॉरियर्स हैं, इनको इसी राफा में के लिए ट्रेन किया जा रहा है। रमजान के खत्म होने तक जो ईद आएगी, ईद में देखिए एक बड़े लेवल पे अपराइजिंग, जो कि हमास बार बार कह रहा है, उसकी संभावना बढ़ती जा रही है। क्योंकि वेस्ट बैंक में जो आज की घटनाएं हैं और पिछले मतलब कल और आज मिला के 48 घंटों की जो घटनाएं हैं, उसमें देखिए 4 जगह जो तुलकरीम ब्रिगेड है, तुलकरीम ब्रिगेड ने आईडीएफ को बहुत नुकसान पहुंचाया है। 4 बड़ी व्हीकल्स इजराइल की वहां उड़ा दी गई हैं। दूसरी बात जो वेस्ट बैंक के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो अब ये मोहम्मद कह लीजिए, महमूद कह लीजिए, मैं बार बार इसमें थोड़ा कंफ्यूज होता हूं। कुछ लोगों का कहना भी था कि वो मोहम्मद है, महमूद हैं, MAHMOUD वो लिखते हैं। तो मोहम्मद अब्बास या महमूद अब्बास का जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, उसके एक सिक्योरिटी चीफ है, मेरा नाम ये मेरे ख्याल से उनका नाम फाजिद मर्ज है, फाजिद मर्ज, आप करेक्ट कर लीजिएगा शायद। वो सिक्योरिटी चीफ ने एक बड़ी घटना आज हुई कि जो करीब 10 से 15 पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के मर्सनरी, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, बहुत फर्क है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इजराइल के साथ है, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस हमास है। तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के करीब 10 से 12 लोगों ने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की उन्होंने। और कहाँ? गाजा इन्फिल्ट्रेट करने, गाजा जहां पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की कोई प्रेजेंस नहीं है, वहां पर उन लोगों ने चुपचाप, और इजरायली कवर में, इजराइल की जो इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी है, मोसाद है, मोसाद उनकी जैसे हमारी रॉ है वैसे उनका मोसाद है, जैसे CIA अमेरिका की वैसे मोसाद है, लेकिन जो इंटरनल सिक्योरिटी उनकी शिन बेत है, उसके पूरे कवर में वो यही जो मैंने नाम बताया, ये जो इनका माजिद का ये जो सिक्योरिटी चीफ है, इनके पूरे ये लीडरशिप में ये ऑपरेशन हुआ। और इस ऑपरेशन में जो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की, इसको हमास ने पकड़ लिया। 10 उसमें से पैलेस्टीनियन जो रेजिस्टेंस की फोर्सेस हैं, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो लोग हैं, जो मर्सनरी बन के पेनिट्रेट कर रहे थे गाजा को, वो गिरफ्तार कर लिए गए। और इसको बाकायदा हमास ने अनाउंस किया। और ये शायद एक बार जो 2007-2008 में जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और हमास के बीच गोली चली थी, उस समय जब हमास इलेक्शन जीत गया था और फिर भी उसको सत्ता नहीं दे रहे थे और उसने गाजा पे कब्जा कर लिया, तो उस तरह की स्थिति ये, क्योंकि 10 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, इसमें से काफ़ी एग्जीक्यूट होंगे। इनका एक पब्लिक एग्जीक्यूशन हमास करेगा। और पब्लिक एग्जीक्यूशन रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स में कोई नई बात नहीं है। आमतौर पे जो क्रांतिकारी ताकतें होती हैं, वो खास तौर पे जो मुखबिर होते हैं, उनके अपने के अंदर के लोग होते हैं, उनको वो इस तरह से पब्लिक एग्जीक्यूशन करती है। अभी वेस्ट बैंक में कुछ हुए भी हैं। तो अब अच्छा, दूसरी तरफ एक और घटना मैं आपको बताता हूँ तुलकरीम की। तुलकरीम में क्या हुआ कि वहाँ पर नूर शम्स कैंप है, नूर शम्स कैंप में 2-3 हमले किए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने। उसके बाद वहाँ की जनता सड़क पे आ गई। और जनता सड़क पे अभी एक प्रोग्राम अनाउंस्ड है आज शाम का, आज देर रात में शायद शुरू होगा, कि नूर शम्स कैंप में उसको चारों तरफ से पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने घेर लिया है
और चैलेंज किया है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को कि तुम नूर शम्स कैंप की तरफ बढ़ो अगर तुम्हारी हिम्मत है। वहाँ पर एक्सप्लोजिव लगा दिए हैं और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अगर अब नहीं गई तो इसका मतलब है कि वो सरेंडर करेगी और जाएगी तो वहाँ मारेगी, अब वहाँ पर मारी जाएगी। क्योंकि ये देखिए, किसी जब एक आप बाहर एक दुश्मन से लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बाहर दुश्मन से लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई आपको अपने अंदर का आदमी इरिटेट करे तो उसको तो आपको मारना पहले है, ये तो सीधी बात है। तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का जो एक खात्मा है वो भी कहीं ना कहीं इसी लड़ाई में लिखा है, क्योंकि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के पास इस समय अपार जन समर्थन है, मतलब जन समर्थन का कोई 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 सीमा नहीं है। तुलकरेम में यह हालत है कि नूर शम्स कैंप में हजारों युवा निकल के पैलेस्टीन अथॉरिटी के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं, लड़ने मरने को तैयार हैं। और आपको बताएं, इजराइल के अंदर फिर से एक स्टार्विंग ऑपरेशन हुआ आज, और इस बार अशदोद, जो इजराइल का जो एक इजराइल की पोर्ट सिटी है, एलात के अलावा अशदोद मेडिटेरेनियन सी पर, वहां पर उसकी विसिनिटी में, उसके पास एक पैलेस्टीनियन युवा ने 3 आईडीएफ सोल्जर्स को चाकू मार के घायल कर दिया और शहीद हो गया। और कल भी ऐसी घटना अल बेरी सेटलमेंट में हुई थी इजराइल के अंदर, और आज ऐसी घटना अशदोद में हुई है। तो ये देखिए, लगातार ये चीज़ें बढ़ रही हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि हम लोग जब इन चीज़ों को देखते हैं, हम लोगों को हर एक दिन जो चीज़ें कैसे डेवलप हो रही हैं, अभी जो देखिए डेवलप हो रही हैं, उसमें सीधी बात है कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस धीरे धीरे जो ट्रैप इजराइल के चारों तरफ है उसको क्लोज कर रहा है। उसने जैसे इंटरनेशनल लेवल में आपको हमने बताया कि इंटरनेशनल लेवल में हालांकि इजराइल अलगाव में पड़ता जा रहा है, लेकिन अंदर से वो सहमति है कि तुम आगे बढ़ो। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के डबल स्टैंडर्ड्स और उनकी जो सॉफ्ट टॉक है या एंटी इजराइल कभी कभी बोल देते हैं, उसमें हमको भ्रमित नहीं होना है। उनका सैंक्शन है कि आप जो है इजराइल कार्रवाई करें। इजराइल कार्रवाई करेगा, क्योंकि इजराइल के लिए भी जीने मरने का सवाल है, इजराइल के लिए नहीं, नेतन्याहू के लिए। इजराइल के लिए जीने मरने का सवाल नहीं है, वहाँ की जनता के लिए नहीं है। वहाँ की जनता तो अभी चाहती है होस्टेज डील हो, लेकिन नेतन्याहू के लिए, नेतन्याहू अगर होस्टेज डील होती है तो नेतन्याहू जो है उनको जाना पड़ेगा। एक और खबर आई कि नेतन्याहू एक बीमारी से ग्रस्त हैं, हर्निया से, और हर्निया का उनका ऑपरेशन होने वाला है, और उसमें एक नई क्राइसिस उस समय पैदा हो गई। अब देखिए, लड़ाई केंद्रित रूप से पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस और इजराइल के बीच है। बीच में से जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, इस तरह के जो दलाल हैं, उनको खदेड़ दिया जा रहा है। उसके बाद जो एक अरब पीस कीपिंग फोर्स की बात है कि एक अरब पीस कीपिंग फोर्स एड डिलीवर करेगी, जब अमेरिकन एड वो पहुंचेगी, वो 20 लाख वाली की जो 20-22 लाख लोगों को खाना खिलाएगी, वो वाली एड जब पहुंचेगी तो उसमें अरब पीस कीपिंग फोर्स रहेगी। इसको भी पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने निगेट कर दिया। और सही बात है, कोई भी अरब कंट्री इस पूरी सिचुएशन में आगे नहीं आएगा, क्योंकि वो अगर उसकी जनता ने देख लिया, जैसे सऊदी अरेबिया ही आ गया, उसकी जनता ने देख लिया कि सऊदी अरेबिया की सेना और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस में लड़ाई हो रही है, तो वो सीधी बात है वहाँ विद्रोह हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ बताएंगे, हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर वो यूएई गए, बताइए, अबू धाबी, दुबई, उनको बाकायदा बुलाया गया है। और यूएई और दुबई तो बिल्कुल ही अमेरिका के साथ के देश है। सऊदी अरेबिया में फिर भी एक तरह से भाई एक बड़ा देश है वो, लेकिन यूएई और मतलब यूएई क्या है, यूएई कुछ आइलैंड्स का समूह है, और उसकी अपनी कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस अमेरिका को छोड़ के नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन पूरी तरह से वहाँ घुसे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर भी हिजबुल्लाह कमांडर को बुलाया। और यहाँ तक बात आ रही है कि एक जो बिल्कुल प्रो अमेरिकन, मतलब जिसने, मतलब बहरीन जैसा देश जो कि 100% प्रो अमेरिकन है और कुछ भी कर सकता है अमेरिका के लिए, वहाँ तक ऐसी स्थिति आ रही है कि कुछ विपक्ष जो पिछले दिनों करीब 3-4 साल पहले बहरीन ने अपने विपक्ष पे बड़ा बुरी तरह से क्रैकडाउन किया था, तो वहाँ का विपक्ष खुल के सामने आ रहा है। और बहरीन से भी ये बात उठ रही है कि वो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस से बात करें, हिजबुल्लाह से या पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस से। उसके बाद कुवैत में भी इस तरह की बात आ रही है। अब आप देखिए कैसे ये पूरा रिपल इफेक्ट हो रहा है। जो कॉल मोहम्मद दैफ ने दी कि इस रमज़ान जो है फिलिस्तीनी जनता उठ खड़ी हो, विद्रोह उसमें हो जाए,
पूरी अरब जनता, सॉरी फिलिस्तीनी जनता, पूरी अरब जनता उठ खड़ी हो, उसमें विद्रोह हो जाए, ये कैसे चीज़ें अपने कल्मिनेशन पर ये पहुंच रही हैं। आज की बात यहीं तक। हम कल आपके बीच एक नया सब्जेक्ट लाएंगे और हम कल ये भी आपको साफ करेंगे कि टर्की वाकई किस हद तक वेपन्स इजराइल को सप्लाई कर रहा है कि नहीं। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।